जय हिंद एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू अवेकनिंग क्लासेस। सुपरवाइजर का स्पेशलाइजेशन पोर्शन हम डिस्कस कर रहे थे। यूनिट 4 तक हमने कंप्लीट कर लिया था। यूनिट 5 हमारा चल रहा है, उसमें एक लेक्चर ऑलरेडी मैंने आपको पढ़ा दिया है, उसका सेकंड लेक्चर भी मैं कल ले आऊँगा। इसके साथ यूनिट 6 जो था वो भी हम साथ साथ कवर करते, जिसमें काफ़ी स्कीम्स हमने कवर कर ली थी, जैसे पालना स्कीम थी, लाडली बेटी स्कीम, और भी बहुत सी स्कीम हमने ऑलरेडी कवर कर दी। उसी यूनिट 6 को कॉन्टिन्यूएशन में आपका एक टॉपिक है गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट स्कीम्स, वो आज के इस लेक्चर में हम कवर करेंगे। देखो, मैं पैरेलली यूनिट 5 और 6 चलाऊंगा, क्योंकि जो आपका टाइम टेबल है जो मैंने सेट करा हुआ है आपके मॉक टेस्ट का, वो मैं आपको शेड्यूल बता देता हूँ। एक मॉक टेस्ट ऑलरेडी हो चुका है कल, और बहुत से बच्चों का मेल आया था कि बहुत अच्छा टेस्ट रहा, बहुत अच्छे क्वेश्चन थे। मैं आपको भी यही रिकमेंड करूंगा कि आप इस टेस्ट पे इनरोल करें। ये नहीं है कि 17 को पहला टेस्ट हो चुका है तो आप टेस्ट नहीं दे सकते, आप कभी भी टेस्ट दे सकते हो। किस तरह से इनरोल करना है मैं एक स्मॉल वीडियो कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा, आप देख लेना किस तरह से आप उस टेस्ट का बेनिफिट उठा सकते हो। अब जो सेकंड टेस्ट है वो 21 अप्रैल को है। जिन्होंने यूनिट फर्स्ट का टेस्ट दे चुका है वो अपना यूनिट सेकंड जो है वो अच्छे से प्रिपेयर करें, 21 को उसका टेस्ट देंगे। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। अब सिलेबस आपका कंप्लीट करने के लिए मुझे यूनिट 6 भी पैरेलल चलाना है, क्योंकि 7 मई से पहले पहले मुझे आपका सिलेबस कंप्लीट करना है। तो आपके सिलेबस में एक टॉपिक मेंशन है गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट स्कीम्स, तो आज इस टॉपिक को हम कवर करेंगे। देखो, सबसे पहली बात, गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट प्रोग्राम्स है क्या। सिंपल, आप सबको पता है, एक तो दो तरह के इनिशिएटिव हमें डिस्कस करने। एक तो गवर्नमेंट प्रोग्राम्स जो गवर्नमेंट लेके आती है, जिसमें आपकी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स आ जाती हैं, ठीक है। और नॉन गवर्नमेंट प्रोग्राम्स जो एनजीओज वगैरह लाते हैं, वो सब हमने इस टॉपिक में डिस्कस करना है। इसके अंडर ना हमने बेसिकली है क्या, फॉर एग्जाम्पल मेडिकल हेल्थ केयर है, जो हमारा मेडिकल सिस्टम है, उसकी गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट स्कीम्स आपने कवर करनी है। उसी तरह एडॉप्शन एक टॉपिक मेंशन है, एडॉप्शन के रिलेटेड जो गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट स्कीम है वो कवर करें। इस तरह हम हर एक टॉपिक को यहाँ पर कवर करते चलें। आप सिलेबस सामने रखें। देखो, एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं, कोई भी एग्जाम क्वालिफाई करना हो ना, सबसे पहले उसके सिलेबस का एक प्रिंट आपके सामने होना चाहिए। आप क्या पढ़ रहे हो, फालतू इंफॉर्मेशन अपने दिमाग में डालने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल स्ट्रिक्ट टू सिलेबस आप पढ़ाई किया करो, उससे एडिशनल जो भी आता है वो सबके लिए डिफिकल्ट होता है, बट अननेसेसरी किसी टॉपिक को डिस्कस नहीं करना है। तो जो चीज मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हो तो मैं वापस वो रिपीट भी नहीं करवाता, क्योंकि आपको मैंने ना ये सारा जो यूनिट 6 के 6 यूनिट है ना, ये आपस में इंटरकनेक्टेड है। फॉर एग्जाम्पल, मैं बहुत से बच्चों का एक कमेंट देख रहा हूँ कि यूनिट 3 का आई थिंक एक टॉपिक है, वो बोल रहे हैं सर आपने ये नहीं पढ़ाया, आई थिंक जेंडर वगैरह। देखो, वो टॉपिक मैंने वहां पर नहीं पढ़ाया, बट वो टॉपिक पहले कहीं ना कहीं मैंने कवर करवाया, इसलिए मैं आपका टाइम और अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। ये चीज मैं क्लियर कट आपको बताता हूं, आपका टाइम भी प्रीशियस है, इक्वली मेरा टाइम भी बहुत प्रीशियस है। जो चीज मैं एक बार पढ़ा चुका हूं वो ना आपके लिए सेंस बनता है वापस पढ़ाना, ना मेरे लिए। आप उन्हीं लेक्चर्स को बार बार देखेंगे तो आपको कवर हो जाएगा। तो कोई भी टॉपिक मैं नहीं छोड़ूंगा। अगर वो टॉपिक मैंने नहीं पढ़ाया है, इसका मतलब वो कहीं ना कहीं पढ़ाया हो, आप सारी वीडियोस कवर करो, वो आपका टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। फोमो माइंड में नहीं रखना, फियर ऑफ मिसिंग आउट, ये छूट गया वो छूट गया, कुछ छूटेगा नहीं। ठीक है, तो बेसिकली हम स्टार्ट करते हैं। तो पहली बात, गवर्नमेंट प्रोग्राम्स क्या होते हैं। देखो, गवर्नमेंट प्रोग्राम्स हमने पढ़े भी हैं, गवर्नमेंट स्कीम्स क्या होती हैं। इसमें दो तरह की स्कीम्स हमने कवर करनी होती हैं। एक होती है सेंट्रल सेक्टर स्कीम, एक ऐसी स्कीम जिसका पूरा खर्चा सेंट्रल गवर्नमेंट उठाती है, ऐसी स्कीम को बोलते हैं सेंट्रल सेक्टर स्कीम। जैसे एलपीजी हो गया, एलपीजी कनेक्शन जो मिलते हैं ना, वुमेन को एलपीजी कनेक्शन दिए जा रहे थे फ्री, इसका खर्चा कौन उठा रही, पूरी सेंट्रल गवर्नमेंट उठा रही। तो ये एक सेंट्रली सेक्टर स्कीम है। कुछ होती है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम होती है, बहुत सारी स्कीमें पड़ती है जिनका शेयर डिवाइड हो जाता है। कुछ परसेंट शेयर सेंट्रल गवर्नमेंट देती है, कुछ स्टेट। फॉर एग्जांपल, कई जगह पे 50-50 होता है शेयर, 50% सेंट्रल गवर्नमेंट। फॉर एग्जांपल, आपने देखा होगा जो हिमालयन स्टेट है या नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है, उसमें शेयर ऑलमोस्ट 90-10 होता है, मतलब 90% जो है सेंट्रल गवर्नमेंट देती है, 10% रिस्पेक्टिव स्टेट देती है। यूटीज में आपने देखा होगा 100 का 100% जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट देती है। तो ये स्कीम्स जो होती हैं सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। फॉर एग्जांपल, एमजी नरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, पढ़ चुके हैं हम ऑलरेडी, 100 दिन का वर्क जिसमें मिलता है। ठीक है, तो ये भी कौन सी स्कीम है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। एनजीओ नॉन गवर्नमेंट प्रोग्राम्स में क्या आ जाता है, नॉन गवर्नमेंट प्रोग्राम्स में जो एनजीओ स्टार्ट करती हैं, जो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, वो जो प्रोग्राम स्टार्ट करती हैं उनको बोलते हैं हम नॉन गवर्नमेंट प्रोग्राम। ये किससे डील करती हैं, जैसे ह्यूमन राइट्स के रिलेटेड एनजीओज हैं, आपने देखा होगा वोटर के राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए, हेल्थ केयर, पुअर को हेल्प करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट एनजीओज बनी हुई हैं। कुछ एजुकेशन रिलेटेड एनजीओज भी हैं जो एजुकेशन को प्रमोट करने में हेल्प करती हैं, तो कुछ ह्यूमन राइट्स रिलेटेड काम करते हैं, वुमेन राइट प्रोटेक्शन के रिलेटेड। तो ये सारे किसमें आ जाते हैं, नॉन गवर्नमेंट प्रोग्राम। कुछ एग्जाम्पल्स में मैंने डाल दिए, जैसे टीम एवरेस्ट है, ये एक एजुकेशन के लिए, अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रन जो है उनकी एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए टीम एवरेस्ट है। क्राई है, चाइल्ड के राइट एंड यू, चाइल्ड राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए है क्राई, ये भी एक एनजीओ है। हेल्प एज इंडिया एल्डरली सिटीजन, हेल्प एज मतलब ओल्ड एज सिटीजन को हेल्प करने के लिए। गूंज जो है बेसिकली पॉवर्टी और जो
रूरल डेवलपमेंट है, रूरल डेवलपमेंट अंडर जो प्रिविलेज लोग हैं, वल्नरेबल सेक्शंस हैं जिनको खाना भी नहीं मिलता, रहने के लिए जगह नहीं मिलती है, उसके लिए ऑर्गेनाइजेशन जो है, एनजीओ जो है काम करती है। गूंजी आपने याद रखना है। सीडर्स जो है ये मार्जिनलाइज जो कम्युनिटीज हैं, जैसे बच्चे हो गए, वुमेन होगी, एल्डरली सिटीजन्स होगी, इनकी बेटरमेंट के लिए काम करते हैं। ये सारी क्या है, एनजीओज हैं। तो जैसे देखो आपने देखा कि जो गवर्नमेंट प्रोग्राम्स हैं, दो तरह के प्रोग्राम्स चलते हैं, एक तो गवर्नमेंट चलाती है, एक एनजीओ चलाते हैं। दोनों का काम क्या है देखा आपने, वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। तो भाई हम सोसाइटी पढ़ रहे हैं, सोशोलॉजी पढ़ रहे हैं, तो हम इसी में तो इसको डिस्कस करेंगे। तो ऐसे एग्जाम में आपको नहीं पूछेगा गवर्नमेंट क्या होता है, बट ऐसा पूछ सकता है सेंट्रल सेक्टर, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड क्या होता है। तो ये चीजें हमने साथ साथ कवर कर ली, एक बेस तैयार कर लिया। अब हम टॉपिक को देखते हैं। अब हमारा टॉपिक है मेडिकल हेल्थ केयर। हमने हेल्थ केयर के बारे में सेंट्रल स्कीम्स जो है, गवर्नमेंट स्कीम्स जो है और एनजीओ की स्कीम्स हैं, वो कवर करें। सबसे पहली बात, मेडिकल हेल्थ केयर जो है, इंडिया जो है अपनी जीडीपी का, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का, जीडीपी क्या होती है इकोनॉमी में देखें, उसका 1.35% किस में देता है, हेल्थ में। मतलब हम अपनी जीडीपी का, मतलब हम जितना कमाते हैं, हमारी जो जितनी जीडीपी है कंट्री, उसका 1.35% हम कहां पर लगाते हैं, हेल्थ में। ऑल्दो ये कम है, ज्यादा होना चाहिए। मैं तो कहता हूं एजुकेशन और हेल्थ में सबसे ज्यादा जीडीपी का पैसा लगना चाहिए, जो नहीं लगता, इतना ज्यादा पैसा नहीं लगता। डिफेंस में लगाते हैं हम, वो भी वैसे कम है, बट जीडीपी का ज्यादा पैसा जो है हेल्थ एजुकेशन में लगना चाहिए। तो अभी कितना लग रहा है, एट प्रेजेंट 1.3% ऑफ जीडीपी कहां पर लगाया जा रहा है, हेल्थ सेक्टर में लगाया जा रहा है। ये चीज आपने याद रखनी है, ठीक है। अब हम सेंट्रली जो गवर्नमेंट स्कीम्स हैं उनको कवर करेंगे। सबसे पहले एक है सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम। कौन सी स्कीम है, सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम। कब आई थी, 1954 में, आपने याद रखना है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम, हेल्थ रिलेटेड सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है। कब आई थी, 1954 में। इसका काम क्या है, हेल्थ रिलेटेड स्कीम है, तो हेल्थ केयर फैसिलिटीज को प्रोवाइड करना है, ठीक है। इनेबल मेडिकल ट्रीटमेंट अंडर वेरियस फॉर्म ऑफ मेडिसिन। तो डिफरेंट फॉर्म ऑफ मेडिसिन अभी मैं बताऊंगा, एलोपैथी, होम्योपैथी, इन सब के अंदर क्या है, मेडिकल ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना। ये सेंट्रल गवर्नमेंट की हेल्थ स्कीम का पार्ट है। अब देखना यहां पर आपको याद ये रखना है कि इसमें बेनिफिशियरी कौन है, क्या सभी को मिल रही है, आधे लोगों को मिल रही है, किनको मिल रही है, किनको नहीं मिल रही है, वो चीजें आपने देखनी है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम 1954 में, इसमें हेल्थ केयर फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है। बेनिफिशियरी कौन से, इंप्लॉयज, जो भी गवर्नमेंट के इंप्लॉयज हैं, पेंशनर्स हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं, फॉर्मर एलजी हो गए, रेलवे के इंप्लॉयज हो गए, फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट हो गए, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जजेस हो गए, दिल्ली पुलिस पर्सनल हो गए, फ्रीडम फाइटर्स हो गए, जर्नलिस्ट हो गए, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के बंदे हो गए। ये सब जो हैं, इन सब मतलब आप देख रहे हो मेनली गवर्नमेंट इंप्लॉयज की यहाँ पर बात हो रही है। इनको क्या मिला जा रहा है, हेल्थ बेनिफिट मिल रहा है अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम्स, ठीक है। इसमें क्या होता है बेसिकली, इसमें दो चीजें मिलती है। एक तो रीइंबर्समेंट, फॉर एग्जांपल आप कहीं हॉस्पिटल में गए, आपने खर्चा करा, तो वो जो आपको खर्चा है आपको वो वापस मिल जाए, दैट इज नोन एज रीइंबर्समेंट। तो इस वे में भी पैसा मिल सकता है। दूसरा, कैशलेस फैसिलिटीज भी मिल सकती है। मतलब आप हॉस्पिटल में जाते हो, फॉर एग्जांपल एल्डरली के लिए ईसीएचएस होता है, वहां पर जाकर फ्री ट्रीटमेंट करवा सकते हो। तो बेसिकली कैशलेस फैसिलिटी भी होती है, मतलब आपको कैश नहीं देनी है। ऐसे भी हो सकता है कि आपने कहीं पर कैश पे करी और वो आपकी कैश वापस आ गई। तो दोनों तरह से आपको हेल्थ केयर बेनिफिट यहां पर मिलेंगे। इंप्लॉइज कहां के, सेंट्रल गवर्नमेंट के, जजेस सुप्रीम कोर्ट एटसेट्रा एटसेट्रा। मैंने आपको बता दिया मेनली ये सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम और हेल्थ केयर फैसिलिटी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को यहां पर मिलती है, ठीक है। क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, ध्यान से देखना। अफोर्डेबल मेडिकल केयर, सस्ता मेडिकल केयर आपको मिलेगा। कैशलेस सर्विस मिलेगी, ठीक है, बिना कैश के आपको जो है मेडिकल फैसिलिटीज जो है वो मिल जाती है। अभी मैंने कहा बताया, रीइंबर्समेंट भी होती है प्लस कैशलेस सर्विसेज भी होती हैं। हेल्थ केयर बेनिफिट्स मिलते हैं, इमरजेंसी मेडिकल केयर भी यहां पर मिलती है, ठीक है। और यहां पर आपने ये चीज याद रखनी है, कौन कौन कवर, क्या क्या कवर होता है इसमें। एक तो हॉस्पिटलाइजेशन, मतलब आप हॉस्पिटल में गए, उधर जितना भी खर्चा हुआ आपका वो सारा कवर होगा। और उसके बाद जब आप घर आ जाते हो, फॉर एग्जाम्पल हॉस्पिटल के बाद आप घर आ गए, तो आपको होम केयर मिलती है, नर्सिंग काइंड ऑफ, ये भी इसमें कवर होती है। बट यहां पर एक चीज इंपॉर्टेंट चीज कवर नहीं है, प्री हॉस्पिटलाइजेशन। प्री हॉस्पिटलाइजेशन केयर जो है यहां पर कवर नहीं, याद रखना। अभी मैं आपको पढ़ाऊंगा ना आयुष्मान भारत, उसमें प्री हॉस्पिटलाइजेशन चार्जेस भी कवर होते हैं। अब आप बोलोगे सर ये क्या होता है प्री हॉस्पिटलाइजेशन। देखो, हॉस्पिटल जाने से पहले के 3 दिन का खर्चा, वो भी अगर आपको मिल जाए, आपने जो भी खर्च करा हो, दैट इज नोन है प्री हॉस्पिटलाइज। एक तो आप हॉस्पिटल में एडमिट हो गए, उससे पहले का खर्चा भी अगर आपको मिलता है, 3 दिन पहले का मिलता है। पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन 15 दिन का मिलता है, किस में मिलता है, आयुष्मान भारत में। यहां पर जो बात हो रही है किसकी हो रही है, सेंट्रल जो है गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम की। यहां पर जो है प्री हॉस्पिटलाइजेशन बेनिफिट आपको नहीं मिलते थे। तो अगर आपको एग्जाम में ये पूछे इस स्कीम के अंदर प्री हॉस्पिटलाइजेशन खर्चा मिलता है, तो नहीं मिलता है। यहां पर सिर्फ हॉस्पिटलाइजेशन और इन होम केयर मिलती है, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू, यहां पर आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। अभी मैंने आपको पहली लाइन में ये पढ़ाया था कि इसमें डिफरेंट मेडिकल ट्रीटमेंट मिलते हैं अंडर डिफरेंट सिस्टम, तो वही कहने की बात है। इसमें कौन कौन सी टाइप्स कवर है, देखो एलोपैथी
एलोपैथी भी कवर है, आयुर्वेदिक, होम्योपैथी, यूनानी, इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन, सिद्धा योगा, ये सारे कवर, मतलब इनके रिलेटेड जितना भी ट्रीटमेंट है वो आप इसमें करवा सकते हैं। एलोपैथी मतलब क्या हो गया, मॉडर्न मेडिसिन सिस्टम जो है। होम्योपैथी क्या होता है, जो नेचुरल सिस्टम, नेचुरल क्योर सिस्टम जो हम यूज करते हैं, दैट इज नोन होम्योपैथी। तो ये सारा ही यहाँ पर कवर होता है, ये चीज याद रखना है। कवर क्या नहीं है, कॉस्मेटिक सर्जरी, आप कोई सर्जरी करवा रहे हो कॉस्मेटिक रिलेटेड, कई बार ना होता है ना फेशियल चेंज वगैरह करने के लिए सर्जरी कराई जाती है, वो यहाँ पर कवर नहीं है। फर्टिलिटी मतलब बर्थ रिलेटेड ट्रीटमेंट, जेनेटिक टेस्टिंग, ये भी कवर नहीं है। अल्टरनेटिव मेडिसिन भी यहाँ पर कवर नहीं है। अल्टरनेटिव मेडिसिन मतलब ट्रेडिशनल मेडिसिन को हटा के, फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा कि लोग थेरेपी वगैरह करवाने जाते हैं, माइंड थेरेपी, ये वो काइंड ऑफ, तो ये यहाँ पर कवर नहीं है, ठीक है। तो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। ये जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम थी, इसके रिलेटेड जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें थी वो मैंने आपको बता दी। सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम मेनली लगा के चलोगे सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के, 1954 में आई थी। हेल्थ केयर फैसिलिटीज मिलती है, मेडिकल ट्रीटमेंट मिलता है, वेरियस फॉर्म ऑफ मेडिसिन। इस लाइन का मतलब ये है कि मेडिकल ट्रीटमेंट एलोपैथी में भी मिलेगा, होम्योपैथी में, यूनानी, सिद्धा, सब में मिलेगा, ठीक है। इसका ये मतलब है। इसके लिए मैंने बता दिया बेनिफिशियरी कौन कौन है, क्या क्या मिलता है बेनिफिट। हॉस्पिटलाइजेशन इन होम कवर यहां पर होता है, बट प्री हॉस्पिटलाइजेशन यहां पर नहीं है, ये चीज याद रखना, ठीक है। और उसके बाद क्या क्या टाइप्स कवर है और क्या कवर नहीं है, याद करना। डिफिकल्ट बनाने के लिए पूछ सकता है इसमें से कौन सी टाइप इंक्लूडेड है, कौन सी नहीं है, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू, यहां पर आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ इंश्योरेंस प्रोग्राम। तो सेंट्रल गवर्नमेंट का एक हेल्थ इंश्योरेंस के रिलेटेड प्रोग्राम भी चलता है ना, कि अगर फॉर एग्जांपल आपको कुछ मेडिकल हो जाता है तो आपको इंश्योरेंस काइंड ऑफ मिलेगा। तो सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ इंश्योरेंस प्रोग्राम के अंदर यहां पर दो चीजें कवर हैं, एक है होम्योपैथी और एक है एलोपैथी। तो मतलब आपका जो होम्योपैथी आ गया, आपका मतलब नेचुरल सब्सटेंस से रिलेटेड, फॉर एग्जांपल जो हम ट्रीटमेंट करते हैं, प्लस एलोपैथी में जो मॉडर्न हमारी मेडिसिन सिस्टम है, जो हम दवाइयां पैरासीटामोल काइंड ऑफ, एलोपैथी में आ गया। तो ये दोनों ही यहाँ पर कवर हैं। ये 71 सिटीज में एट प्रेजेंटली चल रहा है और अभी धीरे धीरे हम इसको बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ इंश्योरेंस प्रोग्राम की। सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ इंश्योरेंस प्रोग्राम में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आती है और जिसमें एग्जाम में पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी, दैट इज नोन एज आयुष्मान भारत योजना, ठीक है। आयुष्मान भारत योजना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम है। किसके अंडर लॉन्च हुई थी, नेशनल हेल्थ प्रोग्राम, किसके अंडर लॉन्च हुई थी आयुष्मान भारत प्रोग्राम योजना जो है, किसके अंडर लॉन्च हुई थी, नेशनल हेल्थ प्रोग्राम की रिकमेंडेशन पे लॉन्च हुई थी 2017 में, ठीक है। याद रखना 2017 में लॉन्च हुई थी ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ नेशनल हेल्थ प्रोग्राम जो आया था 2017 में, उसके अंडर ही आयुष्मान भारत योजना जो है वो स्टार्ट हुई थी। ऑलरेडी मैंने आयुष्मान भारत आपको पढ़ाया भी हुआ पिछले लेक्चर्स में, तो इन डेप्थ वहां पर देख लें, जिसमें हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, ये सारी चीज़ मैंने आपको कवर कराई थी। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि सबको हेल्थ केयर मिले। एटलीस्ट एट प्रेजेंट बोला जा रहा है कि 10 करोड़ फैमिलीज को हम कवर करें, तो नियर अबाउट 50 करोड़ लोगों को कवर करें। एक फैमिली में अगर हम एवरेज 5% लगा के चलें, मदर फादर 3 बच्चे भी लगा के चलें, इसमें कंसिडर करके चलें, तो अगर ये 10 करोड़ फैमिलीज को कवर कर रहा है तो मान के चलो 50 करोड़ लोगों को कवर कर रहा है, ठीक है। तो बेसिकली यहां पर क्या हो रहा है, यूनिवर्सल हेल्थ केयर कवर, मतलब इंडिया में सबको हेल्थ केयर कवरेज मिले, तो ये इसका मेन एजेंडा है। तो कमिटमेंट क्या है, लीव नो वन बिहाइंड, कोई भी पीछे नहीं छूटना चाहिए, सबको हेल्थ केयर फैसिलिटीज मिलनी चाहिए। अब यहां पर दो इंटर रिलेटेड इसके कंपोनेंट हैं, ठीक है। आयुष्मान भारत के अंदर ये दो चीजें, एक है हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, एक है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। दोनों आपको पढ़ाए हुए, इन शॉर्ट अभी भी बता देता हूं। देखो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में क्या था, पहली बात, आयुष्मान भारत का ये जो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर है ना, इसका नाम रिसेंटली इसको रीनेम किया आयुष्मान आरोग्य के अंदर। तो ये भी पूछ सकता है एग्जाम में, याद रखना किसको रीनेम किया गया, जनरल नॉलेज में पूछ सकता है। इसको हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का क्या नाम रखा गया, आयुष्मान आरोग्य केंद्र या आरोग्य मंदिर, ठीक है, आरोग्य मंदिर, आयुष्मान आरोग्य मंदिर, इसका हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का नाम रखा गया। अब देखो बेसिकली क्या है, इसमें क्या बोला गया, इसमें बोला गया हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में हम 1.5 लाख है, 1.5 लाख क्या बनाएंगे, 1,50,000 क्या बनाएंगे, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बनाएंगे। मतलब ये किसके लिए होंगे, कंप्रीहेंसिव प्राइमरी हेल्थ केयर। देखो प्राइमरी हेल्थ केयर हम पहले भी देते थे, बट कंप्रीहेंसिवली प्राइमरी हेल्थ केयर प्रोवाइड करें, मतलब जो हमारी पहले पीएचसी तो छोटी मोटी चीजें थी ना प्राइमरी हेल्थ केयर, उन सबको हम सब्ज्यूम कर देंगे एक के अंदर, जिसमें हम कंप्रीहेंसिव प्राइमरी हेल्थ केयर को प्रोवाइड करेंगे। प्राइमरी हेल्थ जो हमारे सेंटर्स होंगे उनमें अच्छी अच्छी फैसिलिटीज भी प्रोवाइड करें। तो मेनली जो है हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर जो है आपने याद रखना है, आयुष्मान आरोग्य मंदिर जो है 1.5 लाख सेटअप करने हैं और क्या करना है, ये कंप्रीहेंसिवली प्राइमरी हेल्थ केयर में फोकस करेंगे। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी डिफरेंस पढ़ाया हुआ, ये चीजें ऑलरेडी पढ़ाई हुई हैं।
जो पहले स्कीम्स हैं हेल्थ रिलेटेड उसमें ये सारा आयुष्मान भारत आई थिंक खुद एक स्कीम थी, मैंने ये सारा कवर करा है वहाँ पर। तो देखो अब प्ले लिस्ट बनी हुई है, आप उनमें जाके लेक्चर, अब इसी में मैं वापस इतना इन्वेस्ट नहीं करूँगा, बट मैं ओवरव्यू आपको बता देता हूँ कि हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में 1.5 लाख जो है हमारे पास कम्प्रिहेंसिव प्राइमरी हेल्थ केयर जो है वो बनाए जाएंगे। उसमें क्या होगा, प्राइमरी हेल्थ केयर सर्विसेज को प्रोवाइड किया जाएगा। उसके बाद आ गया PMJAY। PMJAY की फुल फॉर्म क्या, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। आप सबको पता है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, इसी को आयुष्मान कार्ड, गोल्डन कार्ड, आयुष्मान भारत इसी को बोला जाता है, ठीक है, मेनली प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को। देखो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में क्या बोला गया, यहां पर बोला गया है कि 5 लाख रुपया मिलेगा पर इंडिविजुअल नहीं, पर फैमिली। मतलब एक साल का एक फैमिली को, जो भी इसमें इनरोल होगी, एक साल का एक फैमिली को कितना मिलेगा, 5 लाख रुपया मिलेगा, ठीक है। ये किसके लिए, ये प्राइमरी हेल्थ के लिए नहीं है, ये प्राइमरी हेल्थ के लिए, ये किसके लिए, सेकेंडरी एंड टर्शरी केयर के लिए। मतलब फॉर एग्जांपल आप हॉस्पिटलाइज हो जाते हो, या आपने कोई सर्जरी करवानी है, या आपने कोई ऑपरेशन करवाना है, ये सेकेंडरी एंड टर्शरी एक्टिविटीज जो है वो सारी इसमें इंक्लूडेड हैं। तो सेकेंडरी और टर्शरी हेल्थ केयर के लिए प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में 5 लाख रुपया पर फैमिली पर साल का मिलता है। ये चीज आपने याद रखना है, ठीक है। यहां पर पहले देखो है तो यूनिवर्सल है, सबको कवर करना, तो पहले तो बट हम किन्हीं इम्प्रोवाइज्ड को ही कवर करेंगे जो वल्नरेबल है उनको कवर करेंगे, फॉर एग्जाम्पल ST कम्युनिटी के, या एक ऐसी फैमिली जिसके घर में कोई भी बच्चा नहीं है जो 16 से 60 साल का बीच है, मतलब कमाने वाला नहीं है, तो उनको कवर करेंगे। BPL वालों, ऐसे चल रहा है बेसिकली, तो उनको नियर अबाउट 10 करोड़ हमने टारगेट लिया है, 10 करोड़ फैमिलीज को हम कवर करेंगे। 10 करोड़ फैमिलीज कवर मतलब 50 करोड़ बंदा जो है वो कवर हो जाएगा इसमें, ठीक है। तो बेसिकली प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना मेन आपने यही याद रखना है, 5 लाख रुपया दिया जा रहा है फैमिली को, इंडिविजुअल को नहीं, एक साल का 5 लाख रुपया पर फैमिली पर ईयर, सेकेंडरी और टर्शरी के लिए। हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर जो है, देखो रिसेंटली यही चला, ये चीजें याद रखो। हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर जो है वो बेसिकली किसके लिए, प्राइमरी हेल्थ केयर के लिए। 2 चीजें आपने याद रखनी है, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। अभी ये सारा देखेंगे। बेनिफिशियरी कौन सी है, सबसे पहले हम वल्नरेबल सेक्शन जो है सोसाइटी के उनको कवर करेंगे। कवर करता है 40% ऑफ टोटल पॉपुलेशन, पूरी आबादी का 40% जो है ये कवर कर रहा है, ठीक है। अभी बता दिया 50 करोड़ लोग। कैंडिडेट्स हैव टू बी, हाँ यहाँ पर एक है कि एक क्राइटेरिया, बहुत सारे क्राइटेरिया कौन एलिजिबल होगा आयुष्मान भारत कार्ड के लिए। अभी उसमें एक ये क्राइटेरिया भी है कि जो एनुअल इनकम है जिसकी 2.4 लाख से कम है उसको पहले लिया जाएगा। तो बेसिकली पहले जो है वल्नरेबल जो गरीब लोग हैं उनको आयुष्मान भारत में कवर किया जा रहा है, ठीक है। फैसिलिटीज क्या है इंपॉर्टेंट, प्री हॉस्पिटलाइजेशन भी यहां पर है, ठीक है। पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन प्री भी है, प्री मतलब 3 दिन का प्री हॉस्पिटलाइजेशन भी कवर है, हॉस्पिटल का भी तो देते हैं, और पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन का 15 दिन का खर्चा भी गवर्नमेंट आपको देती है, ठीक है। मेडिकल ट्रीटमेंट देती है, डायग्नोस्टिक, इवन जो टेस्ट कराते हो डायग्नोस्टिक वाले वो भी यहाँ पर कवर है, मेडिसिन भी कवर है, ठीक है। गवर्नमेंट एज ए प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके भी आप इलाज कर सकते हो, आयुष्मान भारत कार्ड लगाते हो, गवर्नमेंट उनको पे कर देते हैं, ये सिस्टम है, ठीक है। कितना कवर है, 5 लाख पर फैमिली पर ईयर, ऑलरेडी ये पॉइंट बता दिया है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर योर एग्जाम, ठीक है। अब देखो यही है बेसिकली नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम। ये स्कीम का नाम था 2018 में आई थी, देखो ना मैंने आपको पढ़ाया, एक आया नेशनल हेल्थ प्रोग्राम 2017 में, उसके अंडर ही आयुष्मान भारत है। बेसिकली 2018 में जब हमने इसको लॉन्च करा था ना, इसका नाम था नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम। क्या नाम था, नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम। बाद में हमने इसका नाम चेंज कर दिया, क्या कर दिया, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, ठीक है। क्या नाम रखा, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। ये जो 5 लाख रुपया पर ईयर ये मिल रहा है, ये सारा प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंडर ही मिला। अभी बता दिया मैंने आपको डिफरेंस। नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम जो है, जो हमारी हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम है सेंट्रल की, उसके अंदर 2 चीजें आती हैं, हेल्थ मतलब जिसको आप आयुष्मान भारत बोलते हैं, एक था हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, दूसरा प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में 1.5 लाख जो है कंप्रीहेंसिव प्राइमरी हेल्थ केयर खोलने, और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में 5 लाख पर फैमिली पर ईयर आपको प्रोवाइड करना। तो यही है, ये सारा बताया हुआ है आपको। तो ये बेसिकली 2018 में नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम आई थी, जिसका नाम ही हमने रीनेम किया प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। इसमें जो पहली राष्ट्रीय जो है स्वास्थ्य बीमा योजना थी 2018 की, और भी कुछ योजनाएं थी, उन सबको कवर कर लिया था, सब्ज्यूम कर लिया था, ठीक है। और ये लार्जेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है वर्ल्ड की, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। देखो यार 50 करोड़ लोगों को कवर करिए तो ऑब्वियस है वर्ल्ड में सबसे बड़ी होगी। तो इसमें गवर्नमेंट क्या है, कॉस्ट ऑफ इंप्लीमेंटेशन जो है वो गवर्नमेंट देखती है, ये शेयर होती है सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, मतलब सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम है, ठीक है। यहां से आपको पता चल गया। तो इसका एम क्या है, 5 लाख पर फैमिली जो है पर ईयर प्रोवाइड करना है हमें। तो ये पॉइंट आपने याद रखना, ऑलरेडी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। एलिजिबिलिटी क्या है, बहुत सारे फैक्टर देखे जाए, मतलब मेनली वल्नरेबल जो है सेक्शन को कवर किया जाए। तो पहले इंडिविजुअल लेंगे, SC ST फैमिली को, एक ऐसा मेंबर जिसका
अबव मतलब 16 से लेकर 59 के बीच में अगर कोई वर्किंग किसी फैमिली में बंदा नहीं है, कमाने वाला नहीं है, तो उस फैमिली को भी कवर किया जाएगा। इनकम जो है 2.5 लाख से कम है, 2.4 लाख 2.5 लाख से कम है, उसको कवर किया जाएगा। जो वल्नरेबल फैमिलीज हैं उनको कवर किया जाएगा, तो पहले इनको कवर किया जाएगा, उसके बाद धीरे धीरे इसको यूनिवर्सल बनाने की भी कोशिश की जाएगी। जम्मू कश्मीर में तो सबको मिलता है, ठीक है, तो ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। फैसिलिटीज क्या क्या मिलती हैं, 5 लाख रुपया मिलता है पर फैमिली, ठीक है। सेकेंडरी और टर्शियरी केयर फैसिलिटीज प्रोवाइड होती हैं, सभी इंडियन सिटीजन को मिलता है। अगर आपको बोले फॉरेनर्स को भी मिलता है तो नहीं मिलता है, ये चीज याद रखना। इंपॉर्टेंट पॉइंट, कंफ्यूज करने के लिए आपको ये बोला जा सकता है कि जो हमारी प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना उसमें 5 लाख रुपया पर फैमिली मिलता है टू ऑल पीपल, ऐसा नहीं आता, टू द सिटीजन्स ऑफ इंडिया। किसको मिलता है? सिटीजन्स ऑफ इंडिया। तो सिटीजन्स ऑफ इंडिया को डिफरेंट एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग मिलता है। इसमें 3 दिन का प्री हॉस्पिटलाइजेशन और 15 दिन का पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन खर्चा जो है वो कवर है। बेनिफिट टू ऑल इरिस्पेक्टिव फैमिली साइज एज। देखो यार 5 लाख रुपए पर फैमिली रखा है, अब आपकी फैमिली में 10 लोग हैं, 2 लोग हैं, 1 लोग है, कितना है वो मैटर नहीं करता, 5 लाख रुपए पर फैमिली आपको मिलेगा। मेडिसिन मिलेगा, ट्रांसपोर्ट का खर्चा भी मिलेगा, फ्री ट्रीटमेंट, हाँ जिनकी 60 साल से ज़्यादा उम्र है उनको तो फ्री ट्रीटमेंट यहाँ पर मिलता है। प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप भी आप करवा सकते हो यहाँ पर। और 12 करोड़ पुअर एंड वल्नरेबल फैमिली, यहाँ पर 12 करोड़, देखो ये डेटा वेरी करेगा गवर्नमेंट का, डिफरेंट 10 करोड़ मान के चलो, 10 करोड़ फैमिली जो है इनको कवर करने की कोशिश की जा रही है। तो 10 करोड़ फैमिली मतलब 50 करोड़ पीपल जो है इसमें कवर किया जा रहा है, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। ये तो आगे गवर्नमेंट प्रोग्राम जितने भी हैं इसके अंदर। इसमें जो नॉन गवर्नमेंट प्रोग्राम के इनिशिएटिव है मेडिकल रिलेटिव, वो भी मैं थोड़े बहुत आपको बता दूंगा, बट प्रोबेबिलिटी और नॉट की उनमें से कुछ इतना पूछा जाएगा, ज़्यादा पूछे जाने की यहाँ से प्रोबेबिलिटी था, ठीक है। इसके बाद एडॉप्शन ऑलरेडी मैंने एडॉप्शन के जो कुछ लॉज हैं वो पढ़ाए हुए आपको यूनिट 3 में मेरे ख्याल से, तो वो मैंने ऑलरेडी वहाँ पर पढ़ाया। बट जो इधर इसके साथ रिलेटेड चीज़ें होंगी, जो इंपॉर्टेंट स्कीम्स होंगी, वो साथ साथ कवर कर लेंगे। ऑल्दो ये लेक्चर थोड़ा छोटा बना है, बट द थिंग इज दैट मैं आपको थोड़ा कॉन्टिन्यूटी में लाना चाहता था कि मतलब आपको पता चले कि यूनिट 6 हम पढ़ रहे थे, तो एक मैं आपको चीज़ रिकमेंड करूंगा कि मतलब यूनिट 6 जो है ऑलरेडी अगर आप नए हो, बिल्कुल लेक्चर देख रहे हो, यूनिट 6 भी साथ साथ आप कवर कर लो तो आपका एक कॉन्टिन्यूटी में हो जाएगा। बट आपका मेन फोकस अभी जो प्रिपरेशन का होना चाहिए वो प्रिपरेशन का होना चाहिए मॉक टेस्ट का। क्योंकि देखो एक चीज़ मैं आपको बताऊं, किसी भी एग्जाम को अगर आपने क्वालिफाई करना है ना, तो 3-4 चीज़ें मैं कहीं पर देख रहा था उनकी ज़रूरत होती है, और जो मैंने भी फील करा है। एक होता है प्रॉपर गाइडेंस जो आपको चाहिए। देखो गाइडेंस मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो मैं अच्छे से प्रोवाइड कर रहा हूँ, आप उसकी टेंशन मत लेना, क्योंकि जिस एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो जेके एसएसबी की, उसके मैंने एग्जाम्स क्वालिफाई करे हैं। बट आई एम नॉट अ काइंड ऑफ पर्सन जो वो ऐसे लगा के थंबनेल में ये एग्जाम में निकाला और मुझे यहाँ पे फॉलोअर्स बढ़ाना है, ऐसा नहीं है। तो आपको गाइडेंस की तो आप टेंशन नहीं लेना, हार्ड वर्क आपके एंड पे आपको खुद करना पड़ेगा, हमें तो जितना होगा हम आपके लिए करते हैं, ठीक है। एग्जीक्यूट करना है प्रोग्राम। देखो गाइडेंस में आपको हमेशा यही बोलता हूँ, सबसे पहले आपको लेक्चर्स लगाने, मैं आपको कभी नहीं रोकता कि आप उस जगह से मत पढ़ो या इस जगह से नहीं पढ़ो, आप जहाँ मर्जी से पढ़ो, बट इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी भी नहीं पढ़नी है कि आपको मतलब एग्जाम में जो इंपॉर्टेंट ही नहीं है वो नहीं पढ़ना है कभी भी, ठीक है। तो जो एग्जाम के लिए रेलिवेंट है, आप इतने मैच्योर हो कि आप सिलेबस देख के ये समझ सकते हो कि इस सिलेबस में क्या है, कहाँ से, ये आपको पता चलता है पीवाईक्यूज लगा के। इसलिए एमसीक्यूज के थ्रू आपको पढ़ाता हूँ, बहुत सारे पीवाईक्यूज लगाता हूँ। तो मतलब बेसिकली आपको पता होना चाहिए कि आपने पढ़ना कितना, देन आपने हार्डवर्क अपना रखना है, ठीक है। और जो आपको गाइड किया जा रहा है उसको एग्जीक्यूट करना है डेली, और लास्ट में होता है लक फैक्टर। तो लक तो तुम्हारे हाथ में है नहीं अभी, तो बाकी जो 3 चीज़ें हैं उन पर आप ज़्यादा फोकस करो। सबसे पहले हमने चीज़ें पढ़ी हैं, उसके बाद मैंने एमसीक्यूज फॉर्मेट में इसलिए रखा कि आपको आइडिया मिले एग्जाम में किस तरह से पूछा जाएगा। अब आपका काम है कि आपने वो एग्जीक्यूट करना है कि भाई जो आपके दिमाग में चीज़ें हैं कि वो आप पेपर में अप्लाई भी कर सकते हो। उसके लिए आपको मॉक टेस्ट देना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एक तो आपको हर मॉक में क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे, दूसरा आपको पता चलेगा भाई क्वेश्चन को फेस कैसे करना है, क्योंकि जो क्वेश्चन मैं पढ़ा रहा हूँ वो मैं मॉक में नहीं डालूंगा ज़्यादा से ज़्यादा डालने होंगे तो 1-2 डालूंगा, ठीक है। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है, इसलिए आपको मैं बोलता हूँ मॉक में इनरोल करो। अदरवाइज इतना बेनिफिट भी नहीं है आप लोगों के लिए क्रिएट करा, अगर आप इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा नहीं उठा पा रहे हैं तो कोई बेनिफिट नहीं है। तो इसलिए वीडियो शेयर कर दूंगा। इसके बाद जब ये कंप्लीट हो जाएगा 7 मई के बाद, मैं आपका जो बाकी स्पेशलाइजेशन को छोड़ के दूसरा पोर्शन है वो ऑल्दो मैं शेयर भी करता हूँ पॉलिटी का जो मैंने पढ़ाया हुआ है, बट धीरे धीरे जो मैंने नहीं पढ़ाया वो भी आपको एमसीक्यूज के थ्रू में कवर करवाने की कोशिश करूँगा। हम अपने एंड पे पूरी प्रिपरेशन करेंगे। बाकी ये 4 फैक्टर्स हैं, अगर आप अच्छे से इन 4 फैक्टर्स को अप्लाई कर रहे हो, आप अच्छी गाइडेंस ले रहे हो, आप कहीं से भी लो मैटर नहीं करता, अगर हार्डवर्क कर रहे हो, अच्छे से प्रोग्राम डेली जो आपके टारगेट्स हैं उनको एग्जीक्यूट करके पूरा कर रहे हो, और लक आपका साथ देगा, तो उस दिन मतलब एग्जाम आपका क्वालिफाई हो जाएगा, ठीक है। बाकी यू नीड नॉट टू वरी, हमारा ये प्रोसेस है, हमने मेहनत करनी है तो हम करेंगे। दिस इज इट फॉर टुडे। और अगर आप कमेंट सेक्शन में देखो, मैं एक सोच रहा था कि एक मैं ऐसी वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा
कि किस तरह से आपको प्रिपरेशन करनी चाहिए, ठीक है, हाउ टू अप्रोच दिस एग्जाम। बट अगर वो चाहिए आपको तो मैं बनाऊंगा, अदरवाइज मतलब मैं आप नहीं वहाँ पर इन्वेस्ट करूंगा। अगर आपको चाहिए आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, आई विल मेक अ वीडियो फॉर यू। क्योंकि बहुत सारे मेरे को कॉल्स आते हैं जहाँ जहाँ से, वैसे तो मैं नहीं सर्कुलेट करता हूँ बट नंबर पहुँच जाता है, बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, कमेंट्स आते हैं कि सर हमें समझ नहीं आ रहा कहाँ से स्टार्ट करना है ये वो। अगर आप चाहते हैं कोई डेडिकेटेड आपको बताया जाए JK SSB एग्जाम्स के लिए तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। दिस इज इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।